डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका देखिए अर्थशास्त्र में आपका चैप्टर 1 चल रहा था, उसको हम समझा रहे थे विकास। ठीक है, तो इसमें हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस का जो एनसीईआरटी जोन है उसके क्वेश्चंस हम आपको बता रहे समझा रहे थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि धारिता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। धारिता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप जान लीजिए, ये सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धारिता का विकास, धारिता का विषय। ठीक है, तो धारिता क्या है? धारणीयता है क्या? धारणीयता है क्या कि विकास के जिस स्तर को आज हमने प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स, विकास के जिस स्तर को आज हमने प्राप्त कर लिया है, जिस विकसित अवस्था में हम पहुंच गए हैं, उसे कहते हैं क्या? धारणीयता। ठीक है, और जो विकास की इस अंधी दौड़ में हमें धारणीयता को बनाए रखना है। कैसे बनाए रखेंगे? कैसे बनाए रखेंगे कि इस तरीके से बनाए रखेंगे कि जो विकास का स्तर हमारा है, ये आने वाली हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। ठीक है, ये हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी ये विकास का स्तर बना रहे। इसे कहते हैं क्या? धारणीयता का विकास। क्योंकि विकास के इस युग में हम मनुष्य जो है वो लगातार प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन करता है और उनका उपयोग करता है, और इस उपयोग के फलस्वरूप लगातार खनिज पदार्थों और अन्य जीव जंतुओं इनका लगातार वो ह्रास करता जा रहा है, लगातार इनको क्षति पहुंचाता जा रहा है। ठीक है, तो एक समय वो आएगा जब हमारे पास में वर्तमान में जो प्राकृतिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, जैव पदार्थ जो हमारे पास में है, वो एक समय नहीं रहेंगी। ठीक है, तो धारणीयता का विषय क्या है कि हम अपने संसाधनों का इस तरीके से, इस विकास की दौड़ में अपने संसाधनों का हम इस तरीके से प्रयोग करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे संसाधन हमेशा बने रहें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि धारणीयता के विकास के जो महत्वपूर्ण है उसके निम्नलिखित कारण हैं। धारणीयता का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसका बहुत से कारण हैं, जिनमें से 2 कारण हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये लघु उत्तरी प्रश्न आपका एक है, ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। कि विश्व स्तर पर हो रहे तेजी से आर्थिक विकास और औद्योगिकरण ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर लिया है, और इस बहुत ज़्यादा उपयोग करने के फलस्वरूप जो हमारे पास जो सीमित प्राकृतिक संसाधन है, आप जानते हो जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं, तो जो हमारे पास प्राकृतिक सीमित संसाधन हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। और उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए कि जैसे कि खनिज तेल है। ठीक है, खनिज तेल का ये हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, और आप जानते हो कि खनिज तेल को बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। जब बहुत सारी जैविक पदार्थ करोड़ों वर्षों तक धरती के नीचे दबे रहते हैं, सैलों के नीचे, चट्टानों के नीचे दबे रहते हैं, तो दाब और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप खनिज तेल का निर्माण होता है। तो इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो करोड़ों वर्षों में, लाखों करोड़ों वर्षों में हो पाती है, तब जाकर के खनिज तेल बन पाता है। और इसके साथ साथ में भी और भी कंडीशंस लागू होती हैं खनिज तेल के निर्माण में। लेकिन क्या है कि हम विकास की इस अंधी दौड़ में लगातार खनिज, उदाहरण मात्र केवल एक है, खनिज तेल तो केवल मात्र एक उदाहरण है कि जिस प्रकार से हम लगातार मोटर वाहनों में और कारखानों में, अन्य उद्योग धंधों में लगातार हम खनिज तेल का उपयोग करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, एक दिन खनिज पदार्थ हमको मिलना बंद हो जाएगा, खनिज तेल मिलना हमें बंद हो जाएगा। कोयले को ले लीजिए, कोयला लगातार आदमी उद्योग में, अन्य कार्यों में लगातार उनका उपयोग करता जा रहा है, तो एक दिन भाई कोयले का भी तो सीमित संसाधन है, ये प्रयोग करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो एक
लेकिन वो समय आएगा जब कोयला, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। तो इसलिए धारिता का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन हमारे पास बचे रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमको दोष ना दें। ठीक है कि हमने ये सारी जो प्राकृतिक संसाधन को हमने नष्ट कर डाला, तो ऐसे प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहें। उदाहरण के लिए मैं अपने स्टूडेंट अपने मल्लाह पब्लिक इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स को हमेशा जल के महत्व को बताता रहता हूँ, पानी के महत्व को बताता रहता हूँ कि आज वर्तमान में इस विकास के अंधी दौड़ में लगातार मनुष्य जो है वो भूमिगत जमीन के अंदर जो जल होता है उसे कहते हैं क्या, भूमिगत जल, जिसे हम हैंडपंप, कुओं और सबमर्सिबल या ट्यूबवेल आदि के माध्यम से जमीन से जल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उस भूमिगत जल का अत्यधिक ज़्यादा उपयोग करता चला जा रहा है और जो वाटर लेवल हमारा है, जो जल स्तर है, वो लगातार गिरता जा रहा है। जहाँ पर 60 फीट के गहराई में पानी जल में प्राप्त हो जाता था, आज 120 फीट 140 फीट की गहराई पर हमें वो वही जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और हम इस प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में इतना व्यस्त हो जाएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। तो धारिता का विषय इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे प्राकृतिक संसाधन आज के समान हमेशा बने रहें। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा पॉइंट क्या है कि यद्यपि खनिज तेल एवं विभिन्न खनिज पदार्थ किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो सच बात है कि चाहे खनिज तेल हो चाहे अन्य खनिज पदार्थ हो, वो किसी भी देश के लिए उसके विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि देश का विकास खनिज तेल और खनिज संसाधनों पर, अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है, क्योंकि हम इनसे कच्चा माल प्राप्त करते हैं प्राकृतिक संसाधनों से, और खनिज संसाधनों से हम उनको कारखानों में प्रयोग करके, ऊर्जा के रूप में प्रयोग करके कारखानों में इनका निर्माण करते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खनिज तेल, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं, किंतु इनका लगातार उपयोग करते जाने से क्या होता है कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। ठीक है, हमारे इकोलॉजी सिस्टम मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारी धरती पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए भी स्टूडेंट्स हमें सीमित मात्रा में ही खनिज पदार्थों या अन्य प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन्हें बचाए रखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगला एक क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन एक आता है, तो स्टूडेंट्स अगला आपका क्वेश्चन आता है क्या कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को, ये भी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। धरती के पास सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, लेकिन सभी के लालच को, सभी व्यक्तियों को, धरती के सभी व्यक्तियों के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ठीक है, और इस कथन पर हमें चर्चा करना है कि क्या कि धरती के पास, पृथ्वी के पास, हमारी धरती के पास लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए हमारी धरती पर पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि लालच की तो कोई सीमा नहीं होती है। आवश्यकता की एक सीमा है। जैसे एक आदमी भूखा होता है तो कितना खाएगा, 4 रोटी खाएगा, 5 रोटी खाएगा, ठीक है, इसका पेट भर जाएगा। लेकिन जब लालच भरा हो, खा भले नहीं पा रहा हो, 75 रोटियां सिकवा के बैठा है तो खा जाएगा, बर्बाद तो होगा। तो यही बात है कि हमारी धरती के पास लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हमारी धरती के पास नहीं है। और इस कथन पर हमें चर्चा करना है। कह रहा है क्या कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो धरती पर मिट्टी, वायु, जल, वन,
वन्य प्राणी, खनिज संसाधन आदि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। परंतु इन संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण तरीके से और एक प्री प्लान्ड तरीके से, एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार इन संसाधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि इनका दुरुपयोग ना हो पाए, इनका विदोहन ना हो पाए, इनका अधिकतम उपयोग ना हो पाए, सीमित मात्रा में उपयोग हो, ठीक है। और कह रहा है क्या कि अगर हम इनका सही तरीके से उपयोग करें तो आराम से हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मानव जो है, हम मनुष्य लोग जो हैं, वो अपने लालच के कारण ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लालच में, ज़्यादा से ज़्यादा धनी बनने के लालच में हम इन प्राकृतिक संसाधनों का लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, आवश्यकता से ज़्यादा हम उपयोग करते जा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक धन कमाने के लालच में, ठीक है। तो क्या है कि हमें अपने लालच को त्याग करके इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मनुष्य का जो लालच है वो मनुष्य को आर्थिक रूप से अंधा बना देता है, ठीक है। और अत्यधिक धन प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है अपने इस धरती का वो विनाश लगातार करता जा रहा है। अब देखिए कि विभिन्न देशों की जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है, विभिन्न देशों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अन्य देशों पर आक्रमण करके वहां के संसाधनों को अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। जैसे मान लिया आपका भारत ही ले लीजिए, अंग्रेज यहाँ पर आए और यहाँ के संसाधनों को वे अपने कारखानों में बना करके और हमारे संसाधनों को हम ही को बेचते थे, ठीक है। हम अपनी चीज को पैसे देकर के खरीदते थे, समझो बात को। तो ये इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति थी और एक लालची प्रवृत्ति ही तो थी कि जिसने हमारे संसाधनों को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। आप जानते हो लगभग भारत में लगभग 60% अंग्रेजों के समय लगभग 60 से 70% जो हमारा देश था वो वनाच्छादित था, मतलब वनों से भरा पड़ा था। और आज ये संख्या 18-20% ही रह गई है, ठीक है। तो धरती के पास में लोगों के आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो संसाधन हैं, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए धरती के पास संसाधन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि हमें अपने लालच की इच्छा को त्यागना पड़ेगा और आर्थिक विकास में हमें लालची नहीं होना चाहिए। हमें संसाधनों का उसी सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। इसे विवेकपूर्ण तरीके से, इसे प्रीप्लान्ड तरीके से, मतलब एक नियोजित ढंग से और बहुत ही मितव्ययी ढंग से इन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी विभिन्न वैज्ञानिक तरीके से हमें इनका प्रयोग करना चाहिए और ढेर सारे अनुसंधान करने चाहिए कि हम अपने प्राकृतिक खनिज या और जैविक संसाधनों के स्थान पर अन्य ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हम विकसित कर सकें, ताकि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में आने वाली पीढ़ियों के लिए बने रहें, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर इनको आप रिवाइज करना चाहें तो चैप्टर 1 जो आपका है विकास, ठीक है, उसमें NCERT जोन में ये हमारे दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। क्या? धारिता का विकास, धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन हैं, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 अर्थशास्त्र में, चैप्टर 1 विकास में NCERT जोन में मिल जाएंगे, अगर आप इनको दोबारा रिवाइज करना चाहें। और आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और अपने अगले वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे क्या कि पर्यावरण में, अगले वीडियो में, कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों।
ठीक है। अर्थात आप क्या बताना है कि पर्यावरण में गिरावट, मतलब पर्यावरण प्रदूषण में के कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जो आपने खुद ही अपने आसपास देखे हों, ठीक है। इसकी सूची बनाना है, ये हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे।